तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों हमारा वैदिक संस्कृति का टॉपिक चल रहा है और पिछले वीडियो में हमने वैदिक संस्कृति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों से आपको अवगत कराया। अब वीडियो के दूसरे भाग में हम ऋग्वैदिक संस्कृति के यानी ऋग्वैदिक का मैं अगर बात कर रहा हूँ तो आपको पता होना चाहिए या मैंने पहले के वीडियो में बताया है कि वैदिक संस्कृति को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा है ऋग्वैदिक या ऋग्वैदिक काल और दूसरा है हमारा उत्तर वैदिक काल। और ये ऋग्वैदिक काल का जो समय सीमा है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के आसपास है। तो आइए देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल का सामाजिक जो संरचना था वो कैसा था और क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें थी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को देखते तो हैं लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको फैक्ट जो बताता हूँ वैसे फैक्ट आपको अन्य किसी वीडियो में देखने को नहीं मिलेंगे। इतने कम समय में इतने ज़्यादा फैक्ट आपको किसी भी आप देख लीजिए आपको वीडियो में नहीं प्राप्त होंगे। और आज वर्तमान समय में आप देख ही रहे हैं कि फैक्ट का कितना ज़्यादा महत्व बढ़ गया है परीक्षाओं में। तो आइए देखते हैं कि वैदिक जो संस्कृति थी उसका जो ऋग्वैदिक काल था उसके समय का सामाजिक संरचना कैसी थी। तो आइए देखते हैं। अगर दोस्तों बात करें ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक जीवन की तो जो सबसे छोटी इकाई थी वह गृह या कुल के नाम से जानी जाती थी, जिसके बारे में मैंने अपने पहले वीडियो में भी आपको बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और गृह के प्रमुख को गृह प्रमुख और कुल के प्रमुख को कुलपति के नाम से जाना जाता था। अगर बात करें सामाजिक जीवन की तो यह जो ऋग्वैदिक काल था वह पितृ प्रधान देश था, यानी कि पुरुष प्रधान देश था। लेकिन दोस्तों पुरुष प्रधान होते हुए भी ऋग्वैदिक काल की अगर बात किया जाए तो उसमें महिलाओं की स्थिति भी बहुत अच्छी थी, यानी कि महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। महिलाओं को बहुत सारी स्वतंत्रताएं प्रदान थी जिसका वर्णन मैंने आगे किया है। परिवार क्या था? संयुक्त था। परिवार क्या था? संयुक्त परिवार यहाँ पे था। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं तो आपको एक नप्तृ आपको शब्द मिलेगा नप्तृ। तो जो ये नप्तृ शब्द आया है दोस्तों ये पूरे परिवार के सदस्यों के लिए आया है। ऋग्वैदिक काल में जैसे नाना, दादा, नाती, पोते इत्यादि सभी के लिए एक ही शब्द का प्रयोग हुआ है नप्तृ। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर सकते हैं। नप्तृ किसके लिए प्रयोग हुआ है? पारिवारिक सदस्यों के लिए। और इस सब समय में विवाह को एक पवित्र संस्कार माना जाता था। जैसा कि आपको मैं बता दूं कि विवाह 16 संस्कारों में से एक था। हिंदू धर्म में कुल 16 संस्कारों के बारे में बात की गई है और विवाह उसमें से एक था। वर और वधू को सम्मिलित रूप से अर्भ बोला जाता था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अगर प्रश्न पूछा जाए अर्भ किसे कहा जाता था तो वर वधू को सम्मिलित रूप से अर्भ बोला जाता था। इसके अलावा ऋग्वेद में जायद स्तंभ यानी कि जायद स्तंभ का वर्णन है, जिसका मतलब होता है कि पत्नी ही गृह है, यानी कि पत्नी ही घर है। यह कहकर स्त्री के महत्व को ऋग्वैदिक काल में स्वीकार किया गया है। कन्या को विदाई के समय जो उपहार और द्रव्य इत्यादि दिए जाते थे वह वहतु कहलाते थे। यानी कि वहतु क्या था? अगर प्रश्न पूछा जाए वहतु क्या था तो कन्या को उपहार में दिया गया धन या कोई द्रव्य इत्यादि को वहतु कहा जाता था। अब बात करें तो ऋग्वैदिक काल में दो प्रकार के अंतर वर्णीय विवाह प्रचलन में थे। वर्ण व्यवस्था भी उस समय प्रचलन में आ गई थी। तो दो प्रकार के अंतर वर्णीय विवाह प्रचलन में थे। एक को कहा जाता था अनुलोम विवाह, एक को बोला जाता था प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह में क्या होता था कि पुरुष जो है उच्च वर्ण का होता था और कन्या निम्न वर्ण की होती थी। इसके विपरीत प्रतिलोम विवाह की बात करें तो पुरुष इसमें निम्न वर्ण का होता था और कन्या
उच्च वर्ण की होती थी। दोस्तों ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि अनुलोम विवाह में पुरुष और स्त्री का वर्ण से संबंधित प्रश्न आ चुका है। इसके अलावा नियोग प्रथा भी उस समय प्रचलन में थी। स्त्रियों में नियोग प्रथा का भी प्रचलन था और नियोग प्रथा से उत्पन्न पुत्र को क्षेत्रज बोला जाता था। नियोग प्रथा से उत्पन्न जो पुत्र होता था उसे पुत्र या पुत्री उसे क्षेत्रज के नाम से जाना जाता था। स्त्रियों की दशा की बात की जाए तो ऋग वैदिक काल में स्त्रियों की दशा उत्तम थी, किंतु उत्तर वैदिक काल में जाके स्त्रियों की दशा बहुत खराब हो जाती है। कन्याओं का भी उपनयन संस्कार होता था और उपनयन संस्कार बच्चों उनका होता था जिनको शिक्षा प्राप्त करनी हो, यानी कि कन्याएं भी उपनयन संस्कार करती थी और शिक्षा ग्रहण करती थी। इसके अलावा जो स्त्रियां अविवाहित जीवन भर रहती थी, जो स्त्रियां जीवन भर विवाह नहीं करती थी, उन्हें अमाजु बोला जाता था। यानी कि अमाजु किसे कहा जाता था? जो स्त्रियां जीवन भर विवाह नहीं करती थी। तो कुछ प्रमुख विदुषी स्त्रियां यानी कि जो विद्वान स्त्रियां हैं उनके नाम मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, जैसे लोपमुद्रा, घोषा, सिक्ता, विश्ववारा, अपाला, निवावरी इत्यादि ये विदुषी स्त्रियां थी या ज्ञानी स्त्रियां थी। इसके अलावा ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों ने सभा और समिति, जो ऋग्वैदिक काल की प्रमुख समितियां थी, संस्थाएं थी, सभा और समिति, इसमें स्त्रियां भाग लेती थी। किसमें? ऋग्वैदिक काल में। लेकिन उत्तर वैदिक काल जब आता है तो स्त्रियों का भाग लेना इसमें बंद हो जाता है। स्त्रियों में पुनः विवाह और नियोग प्रथा का प्रचलन था। इसके अलावा बहुपति विवाह का भी इस समय प्रचलन था। अगर बात करें दहेज प्रथा, सती प्रथा और पर्दा प्रथा का उल्लेख हमको ऋग्वेद में नहीं मिलता है, यानी कि ऋग्वैदिक काल में हमको दहेज प्रथा, सती प्रथा और पर्दा प्रथा का उल्लेख हमको देखने को नहीं मिलता है। किंतु महिलाओं को संपत्ति का भी अधिकार प्राप्त नहीं था, यानी कि ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को संपत्ति का अधिकार नहीं था। बहुपति विवाह प्रचलन में था, यानी कि एक महिलाएं कई पुरुषों से विवाह कर सकती थी। इसके अलावा वर्ण व्यवस्था, देखिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक ये है, प्रश्न पूछता है कि वर्ण व्यवस्था का जिक्र ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो वर्ण व्यवस्था का जिक्र ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में है, यानी कि कौन सा सूक्त है? पुरुष मंडल कौन सा है? 10वां, और कहाँ पे? ऋग्वेद का। और एक बात ये इम्पोर्टेंट है आप लोग को जानने के लिए कि जो वर्ण व्यवस्था थी वह जाति आधारित न होकर वह कर्म आधारित थी। ऋग्वैदिक काल में कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी, कर्म के आधार पे वर्ण की व्याख्या होती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जाके ये जाति आधारित हो जाती है। अब इनके खान पान की बात करते हैं तो इनके खान पान में जो आर्य थे वह सर्वहारी थे, यानी कि मांस का भी भक्षण करते थे और अनाज का भी। इसके अलावा दूध में जौ को दोस्तों यव बोला जाता था, जौ को यव बोला जाता था। तो दूध में मिला के, जैसे हम लोग चावल दूध में मिला के खीर बनाते हैं, उस तरह दूध में वह जौ मिलाकर एक खाद्य पदार्थ तैयार करते थे जिसको क्षीर पकौदन बोला जाता था। क्या बोला जाता था? क्षीर पकौदन उसको बोला जाता था। और इसके अलावा जौ का जो सत्तू होता है उसको दही में डालकर करम्ब नामक भोज पदार्थ तैयार किया जाता था। तो करम्ब क्या था? जौ के सत्तू को दही में डाल के बनाया गया भोज्य पदार्थ। ऋग्वेद में आपका चावल और नमक का जिक्र नहीं मिलता है। इसके अलावा अगर मांसाहार की बात की जाए तो मुख्यतः भेड़ और बकरी मांस के लिए ऋग्वैदिक काल में प्रयोग में लाया जाता था। गाय एक बहुत ही पवित्र पशु था और उसे अघन्या यानी कि वध न करने, अघन्या का मतलब होता है वध न करने योग्य, यानी कि वध न करने योग्य इसको
माना जाता था और जो भी गाय का वध करता था उसे मृत्यु दंड तक का प्रावधान था। और इसके अलावा ऋग्वेद में मछली का उल्लेख नहीं है। अब बात करें कुछ वस्त्र इत्यादि के बारे में, तो ऋग्वेद काल में 3 प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग होता था। पहला कौन सा था? हमारा नीवी। नीवी किसे कहते थे? या तो इसको अधोवस्त्र के नाम से भी हम लोग जानते थे, और ये शरीर के निचले हिस्से में भी पहना जाता था, यानी कि ये शरीर के निचले हिस्से में पहने जाने वाले वस्त्र को नीवी कहते थे। तो नीवी क्या था? अंदर पहने जाने वाला वस्त्र। इसके अलावा वास क्या था? जिसे उत्तरीय बोला जाता था। यह शरीर के मध्य भाग में पहना जाता था। वास कहाँ पहना जाता था? शरीर के मध्य भाग में। जबकि अधिवास, जिसे द्रापी के नाम से जाना जाता था, शरीर को ऊपर से ढकने का काम होता। जैसे कि शाल वगैरह, हम लोग शाल वगैरह पहनते हैं ना, शाल हो गया या फिर कंबल, ये ओढ़ने वाला कोई चीज़ हो गया, उस तरह जो वस्त्र होते थे उनको अधिवास या द्रापी के नाम से हम लोग जानते थे। पगड़ी को उषणीय के नाम से संबोधित किया जाता था, यानी कि उषणी का क्या मतलब होता था? पगड़ी। अब आभूषण की बात किया जाए तो स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। और जो सोने के आभूषण होते थे उनको दोस्तों क्या कहते थे? निष्क। यानी निष्क क्या था? हमारा स्वर्ण आभूषण था, उसको हम लोग निष्क कहते थे। और दोस्तों चांदी का एक बहुत महत्वपूर्ण जानने लायक ये है कि चांदी का कोई उल्लेख नहीं ऋग्वेद में, यानी ऋग्वैदिक समाज में चांदी का कोई उल्लेख नहीं था, चांदी का प्रयोग नहीं होता था। और अयस शब्द का प्रयोग आया है जरूर, लेकिन यह अयस तांबे और कांसे के लिए आया है। दोस्तों ये बातें आप लोग नोट कर लीजिए। इसके अलावा रुक्म क्या थी? ये गले में पहनने वाला स्वर्ण हार था। दोस्तों ये हार है, इसको हर हो गया हार, यानी कि रुक्म क्या थी? सोने, जो गले में पहनने वाला सोने का हार था, उसको रुक्म कहा जाता था। इसके अलावा दास प्रथा यहाँ पे मौजूद थी। क्या थी? दास प्रथा मौजूद थी, और स्त्री और पुरुष दोनों दास के रूप में कार्य करते थे, यानी दोनों दास का कार्य करते थे। और मनोरंजन की बात की जाए तो मनोरंजन में आर्यों के पास घोड़े और रथ इत्यादि का वह शौकीन थे। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा ऋग्वैदिक समाज का सामाजिक जीवन के बारे में आपको जानकारी मैंने प्रदान की है, और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगले भाग में हम जल्द ही आपसे मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।